ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजबूती इंटैक्ट है। ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ 165 अंक मजबूत, 17,740 के आसपास के लेवल्स। ये वैसे टिपिकल मुहूर्त सेशन है। हमने बहुत अच्छे गैप के साथ शुरुआत करी, थोड़े से गेन्स गिव अप करता हुआ बाजार। निफ्टी बैंक के मोमेंटम इंटैक्ट नजर आएगा। 1.25% उछाल, 500 पॉइंट प्लस मजबूती के साथ 41,300 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। और हमारे साथ 2000 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। बन गए क्या? पेनी मॉर्डॉन्ट ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने बोला है कि अब वो चाहती हैं कि ऋषि सुनाक सबको यूनाइट करें और साथ में काम करें। देयर इज मच वर्क टू बी डन, ये वो बोल रहे हैं। देखिए अभी वो ऑफिशियल नहीं हुआ है तो उसको भी नहीं चलाते हैं कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, वो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन अब जो कल बोरिस जॉनसन ने विड्रॉ कर लिया है और अब पेनी मॉर्डॉन्ट ने विड्रॉ किया है, तो ये जो है इसके लिए एक तरीके से अब आप मान सकते हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो ओके, ये एक्चुअली जो बीबीसी ने अनाउंस कर दिया है कि ऋषि सुनाक जो है वो अगले प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के। बीबीसी के एक कॉरेस्पोंडेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जेम्स कुक की ऋषि सुनाक विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर स्कॉटलैंड। एडिटर हैं बीबीसी न्यूज के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ऋषि सुनाक टू बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो बधाई हो एक भारतीय मूल के एक देश जिन्होंने हमको एक कॉलोनी बनाया था और हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। आज हाँ ठीक है, वो ब्रिटिश हैं, लेकिन ये बात मान के चलिए वो ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन में पैदा हुए, तो ब्रिटेन में पढ़े हैं, ब्रिटिश हैं वो, और वो लेकिन एक इंडियन ओरिजिन के हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। इंडियन ओरिजिन के एमपी ऋषि सुनाक, जो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, यानी कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि लिज ट्रस से हार गए थे जब पीएम की रेस थी लास्ट वाली, और अब यूके के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये वो थे जो ब्रेग्जिट के लिए सबसे ज्यादा वाउच कर रहे थे। लीव ईयू कैंपेन को लीड करा था इन्हीं ऋषि सुनाक ने, और काफी लंबे अरसे सब मानते थे टॉप पोस्ट के सबसे प्रबल कैंडिडेट यही हैं। इवेंचुअली अब इनके हाथों में है ब्रिटेन की डूबती इकोनॉमी को संभालना। 42 साल के हैं, 42 ईयर्स, मतलब मुझसे कुछ महीने छोटे हैं। तो देखिए एक चीज है, लेकिन वहाँ मतलब इन देशों में, यूरोप में, फिनलैंड की भी जो प्राइम मिनिस्टर काफी यंग है, ये भी 42 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो एक नई पीढ़ी को बागडोर संभालने की बात हो रही है और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। देखिए ये एक बार जरा देखते हैं इसको मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। एक बार जरा मतलब यूके की मार्केट देख लेते हैं वो, और मेरे ख्याल से यूके में काफी बड़ा इसको लेकर एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, वो प्ले आउट होता है कि नहीं होता, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये समय मैसिव अनाउंसमेंट आती हुई कि, और इसको बीबीसी ने मान लिया है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनाक का। यूरोप के मार्केट्स क्या, डैक्स और कैक्स तो 2% ऊपर है, फुट्सी 0.5% की उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये यूरोप के मार्केट्स के रिएक्शन आते हुए, लेकिन स्क्रीन पे आपको राजेश सतपुते, राजेश पालविया और साथ साथ मयूरेश जोशी नजर आएंगे। आप सबको नए संवत की ढेरों शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। भाई पहले तो आज के सेशन में आप लोगों ने कहाँ हाथ आजमाया, एक शगुन वाला ट्रेड कौन सा लिया वही बता दो हम लोग को, तो हम थोड़ी तैयारी कर लें बचे हुए सेशन में कुछ अच्छा माल खरीदने की। महेश क्या लिया? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी। अरे मॉर्निंग, अरे आदत में आ गया अपन लोग के, आज अपन इवनिंग में है। लेकिन सब मॉर्निंग ही बोलते हैं, पहली बार कहते हैं जब मिलते हैं तो जब ये दिन रात होता है, अंधेरे में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ ये होता है आफ्टरनून के बाद भी मिले पहली बार तो मॉर्निंग कह दिया जाता है ना महेश? पहले तो आई थिंक आपको सीएनबीसी आवाज के सब दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे दिस ईयर बी फुल ऑफ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। जहां तक आई थिंक ट्रेडिंग का सवाल रहा है इन टर्म्स ऑफ अ मुहूर्त पिक, हमें लगता है आई थिंक जो कैपिटल गुड्स का विराट कोहली है, लार्सन एंड टुब्रो,
आई थिंक उस पर हम दाव लगा रहे हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक आई थिंक जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी आशीष जी, वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, एंड बिकॉज द मानसून आर ओवर, Q3 ऑनवर्ड्स जो नतीजे आएंगे बिकॉज ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर फ्लोज इनके हाथ अभी तक लगे हुए हैं, 3,70,000 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है, 42,000 करोड़ के पिछले तिमाही में ऑर्डर आए थे। दे आर एक्सपेक्टिंग साइजेबल ऑर्डर विंस टू कम थ्रू, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज द एनर्जी सेगमेंट, और ये तीनों सेगमेंट्स में गवर्नमेंट का जोरदार फोकस है। तो मुझे लगता है आई थिंक मार्जिन्स में जो क्लॉबैक आएगा, जो इनिशियल मार्जिन्स में एक दबाव दिखा था इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के वजह से, बिकॉज दे आर कमोडिटी कंज्यूमर्स, Q3 ऑनवर्ड्स प्राइसेस इतने कम हो गए इनपुट कॉस्ट के कि मार्जिन्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा और अर्निंग्स पे इंपैक्ट काफी जोरदार आ सकता है। तो हमें लगता है कि जो नेट वर्किंग कैपिटल 21% पे वो अच्छी खासी रिड्यूस होगी, जो ROEs को सपोर्ट करेगी फ्रॉम 11.5 पिछले तिमाही में बैक टू नॉर्मलाइज्ड ROEs ऑफ 15-16% फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल गुड्स के विराट कोहली पे बेट करना चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो 2100 का लक्ष्य है विद अ स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1860। जो भारतीय ट्रेडर्स होते हैं ना आशीष, वो हर न्यूज में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ स्टॉक तो इन्फोसिस डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि मतलब क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि इन्फोसिस मतलब खैर अब तो उन्होंने अपना एक वो जो एक इंटरेस्ट था वो अब यूके में ही टैक्स पे कर रही हैं उसके, और वो जो उनका एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट था इन्फोसिस में जो 0.33% के करीब जो था ऋषि सुनक की वाइफ का जो स्टेक था, उसको लेकर हल्की सी कंट्रोवर्सी हुई थी वहां पर। लेकिन अब वो जो इनकम है उस पर पूरा का पूरा वो ब्रिटिश टैक्स ही देंगे, वो एक मेरे ख्याल से उनके एक अगेंस्ट गया था पिछली बार, वो अब उन्होंने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि इनके लिए तो जबरदस्त दिवाली रही है, और ये प्रैक्टिसिंग हिंदू है वैसे, और मतलब काफी पिछली दिवाली पर इन्होंने एज चांसलर पहली बार किसी यूके चांसलर ने दिवाली पर ऑफिस में दिया जलाया था। तो वो मतलब बहुत मतलब उसकी पिक्चर्स काफी वायरल हुई थी उस समय। और जब इन्होंने अपने MP बनने की जब शपथ ली थी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। तो अब ये देखना होगा कि अब वो जो अपने रूट्स हैं उसी हिसाब से करेंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ लेंगे वो भी भगवत गीता पर रख के करेंगे। भी देखिए दिन तो बहुत ऑस्पिशियस है उनके लिए, दिवाली से ऑस्पिशियस दिन क्या हो सकता है। दिवाली वाले दिन आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना, कई बार एक हो सकता है कि ये जैसे लिस्ट ट्रस्ट के टाइम पे जब काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था उनको, हो सकता है वो इसीलिए नहीं हुआ कि एक 2 महीने बाद उनको इस दिन पर प्राइम मिनिस्टर बनना था। लोडेड है काफी इनके अगेंस्ट इस समय जो कंट्री है वो, और काफी टफ होगा उनके लिए, और ज्यादा टाइम भी नहीं इनके पास, 1.5 साल के बाद वापस इलेक्शन होने हैं, तो उसमें इनको लीड करना है। ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। महेश, लार्सन एंड टुब्रो चुना तो आपने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब यहां से पिकअप होगी, यहां से पिकअप मतलब 2024 की तैयारी हो रही होगी क्या? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आप देखिए जो कैपिटल गुड्स एक जो सेक्टर है, आई थिंक उसकी जो स्पेंडिंग प्रीकर्सर होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे होता है। एंड बिफोर एवरी इलेक्शन आई थिंक वी मैप्ड दिस ओवर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, हर एक इलेक्शन के पहले, यानी अगर आप 4 से 6 तिमाही पहले जाएंगे बिफोर द इलेक्शन डेट इज अनाउंस, जो कैपिटल गुड्स यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होती है, रूरल अर्बन हाउसिंग पे जो स्पेंडिंग होती है, वो जबरदस्त एक्सेलरेशन पकड़ती है। तो दिस टाइम इट विल नॉट बी एनी डिफरेंट, हमें लगता है इनफैक्ट एक्सेलरेटेड स्पेंडिंग और बढ़ेगी, और इसकी वजह से आई थिंक जो प्राइवेट केपेक्स है जो थोड़ा थमा हुआ है, that should come back in the next couple of quarters as well. Being a behemoth, मुझे लगता है आई थिंक काफी सेगमेंट्स में इनका प्रेजेंस है, मेट्रो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बन रूरबन हाउसिंग हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, अगर पोर्ट्स रिलेटेड हो या पब्लिक वर्क्स, तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा खासा साइजेबल ऑर्डर फ्लो L&T की तरफ आ सकता है। एंड देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज वी ऑल नो आर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सप्लायर मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल। ओके, राजेश सतपुते जी को भी जोड़ लेते हैं अब हमारे साथ। राजेश जी, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। क्या टोकन ट्रेड लिया? गुड इवनिंग अनुज जी, गुड इवनिंग आशीष जी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड और इवनिंग सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और गॉड ब्लेस एवरीवन। अनुज जी, देखिए आज का जो ट्रेड है ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैंकिंग पे ही हम बुलिश है, और बैंकिंग जिस तरह से और परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमने इस वीक भी ICICI की बात की है, SBI कैनरा की बात की, मुझे लगता है वहीं पे बेट लेंगे। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, प्योरली ट्रेड, क्योंकि आप देखिए जनरली हम वही देखते हैं कि बाजार खुलने के बाद क्या प्रॉफिट बुकिंग आती है पर्टिकुलर स्टॉक में एज ए ट्रेडर,
तो मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी अ बेटर प्ले फॉर द डे। एसबीआई इज अ बाय फॉर 569 के आसपास मुझे फ्यूचर में दिख रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 565 का। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है इसका, जैसे पोजिशनल टारगेट, जैसे मैं अनुज यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा टारगेट है इसका कम से कम 585 टू 590 का, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आज बुक करना है तो 4-5 रुपए मिले तो बुक करे। दैट इज व्हाट द डे इज फॉर। क्या भैया तीसरे एक्सपर्ट हैं जो आज एसबीआई की चर्चा कर रहे हैं। दो हमने मार्केट खुलने से पहले देखा था और एक राजेश जी भी एसबीआई पे ही दाव लगा रहे हैं। भाई रखिए रडार पे सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद आ रहा है। पालवे साहब गुड इवनिंग, हैप्पी दीपावली सर। ये ऑफिस में कि इंदौर में? शुभ संध्या आशीष जी, शुभ संध्या सभी को। इंदौर में हूँ आशीष जी, मैं होम टाउन में दिवाली के लिए। तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज परिवार के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय रहे और प्रॉस्पेरिटी सभी को मिले, इसी तरीके की शुभकामना रहे। और हमें लगता है जिस तरीके से मार्केट ने आज एक थम्स अप दिया, इसी तरीके के मार्केट को हम एंजॉय करते रहे पूरे साल, यही कामना रहेगी आज दीपावली के अवसर पर। एंजॉय तो करेंगे सर, आप लोग बढ़िया बढ़िया स्टॉक देंगे तो हम लोग एंजॉय करेंगे। आज कौन सा? तो आशीष जी फेडरल बैंक पे नजर है, बैंकिंग सेक्टर पे ही हम बुलिश है। और हमें लगता है फेडरल बैंक जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से ब्रेकआउट हमने देखने को मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। और फेडरल बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 145-150 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो फेडरल बैंक यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे करीब 128 का। ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा, थोड़ा इसको होल्ड करेंगे तो हमें लग रहा है काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो फेडरल बैंक पर हम बुलिश है 145-150 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक देखिए, एक मिड कैप बैंक्स में सबसे स्ट्रांग जो स्टॉक रहा हुआ है फेडरल बैंक। एक्चुअली इसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी में। इवन आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को भी पछाड़ा है इसने, और सिटी यूनियन बैंक, ये दो स्टॉक है जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। अब हमारे साथ हमीशा वोरा जी भी जुड़ रही हैं। हमीशा जी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस दिवाली पर, और आज मुहूर्त वाले दिन क्या रेकमेंड कर रही हैं आप, या क्या बाय किया आपने खुद? आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये जो साल आने वाला है, ऑफ कोर्स इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग, वी विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, बट साल काफी वॉलेटाइल रहेगा, शायद रेंज बाउंड भी रहेगा, और इसीलिए ये स्टॉक पिकर्स का साल रहेगा। और उसमें अगर मैं देखूं तो जो फ्यू थिंग्स मुझे काफी उभर के आते हुए दिख रहे हैं, उसमें एक डेफिनेटली टेलीकॉम स्पेस है। मुझे लगता है टेलीकॉम में वॉल्यूम ग्रोथ विल कंटिन्यू, प्राइस ग्रोथ विल बी देयर फॉर श्योर। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वॉल्यूम और प्राइस ग्रोथ का बहुत कम सेक्टर में हमें दिखेगा। तो टेलीकॉम विल कंटिन्यू टू बी अ फेवरेट प्लेस इवन इन द करंट ईयर। उसके बाद अगर आगे जाऊं तो मुझे लगता है ग्रोथ की सर्टेनिटी मुझे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि वहां पर ऑर्डर्स आ भी चुके हैं और बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी है, और ये ऑर्डर इंडियन कंपनीज को देने का तय भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स लास्ट ईयर 6 महीने से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और वो अभी भी अच्छा रिटर्न देंगे। आगे चले तो मुझे लग रहा है कि फार्मा, जिसने लास्ट ईयर कुछ खास रिटर्न दिया नहीं, ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया, उसमें से सिलेक्ट स्टॉक्स जिसका स्पेशलिटी फार्मा, साइजेबल या डोमेस्टिक फार्मा है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे जाएंगे। सन फार्मा है, इक्का है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। एंड लास्ट थोड़े जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे वीआईपी है, या केमिकल में हमें जुबिलियंट इंग्रेविया अच्छा लगता है, गुजरात फ्लोरो भी अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्टोक्राफ्ट अच्छा लग रहा है। तो ये कंजम्पशन और केमिकल बास्केट अच्छी लग रही है। और जो बैंकिंग जिसमें सभी का कंसेंसस बुलिशनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डिपॉजिट साइड पे, जैसे एचडीएफसी बैंक की मर्जर होगी तो डिपॉजिट साइड पे थोड़ी टाइटनेस बढ़ जाएगी, डिपॉजिट ज्यादा अच्छे रेट ऑफर करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर चलते चलते स्लो हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एनबीएफसी नहीं
बैंक्स में रहना चाहिए और बी विद इन बैंक। जैसे कि आईसीआईसीआई हम सबका कंसेंसस कॉल है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे, उसमें एक एक्सेस को ऐड करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर, और बाकी जो मिड साइज बैंक है जो अभी भी 1 के करीब की प्राइस टू बुक है, उस पर फोकस लाना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिटर्न मिलना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। टेलीकॉम, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स और बैंक्स पे फोकस रखें। एक्सिस पसंद आता है। अमीशा मैम नाम नहीं बता रही हैं आप, आपने हिंट देके छोड़ दिया। मिड कैप 1 के करीब बुक वैल्यू, पीएल पे कौन सी स्टॉक पे आप लोग दाव लगा रहे हो मैम? नहीं, हम लोग बहुत टाइम से फेडरल बैंक पे बुलिश थे। हाँ। फेडरल बैंक तो अच्छा लग ही रहा है अभी भी, क्योंकि उनके जो सभी मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से शेप अप हो रहे हैं। पर वैसे भी मुझे लगता है कि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। पर आरबीएल बैंक भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर, वो हाफ टाइम बुक पर है, और पोस्ट आरबीआई ने जो सीईओ एमडी रख दिया, तो मुझे लगता है जितना बुक में अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो सब डिक्लेयर्ड है। उसी तरह से अगर आप आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे देखोगे तो फिनोमिनल परफॉर्मेंस दे हैव शोन। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दिस सेकंड प्राइवेटली रन बैंक्स शुड बी डूइंग आल्सो वेरी वेल इन द मार्केट। अमीशा जी, शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने हमारे लिए, और ये 3-4 स्टॉक पिक्स जो आपने दिए उसके लिए। पर साल शुभ रहे आपके लिए, यही उम्मीद करते हैं। पर पूरे साल आपसे उम्मीद करेंगे कि आगे बात करते रहें। तो ये प्रभुदास लीलाधर की तरफ से अमीशा बोरा। अब हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट जुड़ गए हैं, और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, अतुल सोरी, और इंडिया के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं मार्केट पर। काफ़ी बड़ी मैक्रो कॉल्स ये देते हैं मार्केट पर, और एक बहुत बड़ी इनकी कॉल रही है कि इंडिया में एक मल्टी या बुल मार्केट, हेज फंड्स वगैरह का भी काफ़ी बिहेवियर पढ़ते हैं ये। अतुल सूरी मेरे साथ। अतुल, सबसे पहले तो शुक्रिया, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, और आपके व्यूअर्स के। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं इस दिवाली पर? देखिए, मुझे मतलब ये साल ऑप्टिकली कहिए तो इंडेक्स फ्लैट रहा है, लेकिन साल बहुत अच्छा रहा है। पहले 6 महीने बहुत डिफिकल्ट थे, बिकॉज जो सेल ऑफ हमने देखा वहां पे जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो बहुत बुरी तरह से टूटे थे। बट अनुज, जो ये सेकेंड हाफ का है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहली चीज है कि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स, आप S&P 500 ले लीजिए, बहुत इट्स आई वुड से मदरशिप, 50% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप है वहां पे। अब देखिए वो आज 20-22% नीचे है, उसके कंपैरिजन में हम 4 to 5% नीचे हैं। तो एक कम घटना भी एक बहुत जरूरी चीज होती है, और बहुत बार जो लीडरशिप होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो कम घटती है करेक्शन में। बल्कि जो लीडर्स होते हैं अगले बुल मार्केट में, वो करेक्शन के द्वारा ही हमें पहचाने जाते हैं, बिकॉज उनकी आदत रहती है कि ये कम घटते हैं, और जब ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, ये पहले ब्रेकआउट करके न्यू लाइफ में होते हैं। तो इंडिया अगर आप देखिए तो उस टाइप का एक स्टॉक लग रहा है एक ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में। ये साल में सिर्फ 3 मार्केट्स रही हैं जो थोड़ा ठीक ठाक ही है। एक है सऊदी अरेबिया, दूसरी है इजराइल, और तीसरी है हिंदुस्तान। सो आई थिंक ये एक पहली चीज ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगती है अनुज, ये है कि जो आप सेक्टर देखेंगे, जो थीम्स प्ले आउट हुए हैं, ये थीम्स और सेक्टर्स ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हैं। जैसे आप कैपिटल गुड्स देखें, पीएसयू बैंक्स की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीएसयू स्टॉक्स है, ये 10-10 साल नहीं चले। और इनका कारण ये क्या है कि उन 10 सालों में हम जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे आईटी है, फार्मा है, या जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले हैं, उस पे है, बिकॉज डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं थी। कैपिटल गुड्स जैसे अभी चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडस्ट्रियल साइकिल का रिवाइवल हो रहा है। और हमने देखा है 2003 to 2008 में जब इंडस्ट्रियल साइकिल रिवाइव होता है, वो बुल मार्केट का रंग ही अलग होता है, और उसकी जो खेल होती है वो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी। तो वैसी बुल मार्केट लग रही है आपको? जो मुझे उस प्रकार का नहीं है, बिकॉज ग्लोबल वैसा मुझे नहीं लगता है कि उस किस्म की लिक्विडिटी हमें मिलेगी। बिकॉज याद रखिए कि हमें 10 साल एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन रहा है, इसलिए हमारी जो भी करेक्शन है वी शेप रही है। और आज देखेंगे तो हम उतने ही ओवरसोल्ड है जो 2008 है, बट वी शेप करेक्शन नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे चलेंगे, 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैक। इस बार हम इतना गिरे भी नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक सपोर्ट काफी था। एब्सोल्युटली। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अनुज के जो सेक्टर्स हैं, जो थीम्स हैं, वो बहुत अलग है। ये 10 साल बाद ये सेक्टर्स चल रहे हैं। और तीसरा कारण जो मुझे एक बुलिशनेस का आ रहा है कि हमारी प्रॉब्लम रही है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की।
जब तेल का भाव देख लीजिए, क्रूड जो देश के लिए खराब है, बहुत सारी कंपनीज के लिए एक इनपुट होता है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑलरेडी $90 है, ये यहां से और भी करेक्ट होगा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट $65-70 ब्रेंट पहुंच सकता है। तो अगर ये प्ले आउट होता है, मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिन थोड़ी श्रिंकिंग है, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, सप्लाई चेन इश्यूज है, ये भी 3-6 महीने में ईज आउट हो जाएगी। सो उस हिसाब से जो है स्टार्स जो बोलते हैं, दे आर इन अलाइंड फॉर इंडिया। तकलीफ ये है कि ऑफ कोर्स जो मैक्रोज है, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं या जो यूएस डॉलर में है, और उसका इंडिया कुछ कर नहीं सकता। उसके जो प्लेज है वो बहुत मैक्रो है, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो हमारे लिए जो कहते हैं डार्क क्लाउड हो सकती है। बट पर से इन इंडिया सेक्टर, थीमेटिक, डोमेस्टिक मनी, एक सेटअप तो अच्छा है। अब देखते हैं कि अगर ये मैक्रोस ठीक ठाक रहे तो आई फील कि ये एक अच्छा बुल मार्केट का बेसिस बन सकता है। आपने कहा बिल्कुल सही है, एक दशक के बाद सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स चल रहे हैं। अब एक दशक ये चले बहुत हैं, हम रिटेल के ध्यान में आता है एक दशक के बाद चले हैं। कितने चले हैं? 10 साल तो नहीं चले। अगर 3 महीने चल गए तो उसमें क्या तकलीफ है? डबल हो गए तो क्या बात है? हम रिटेल में जानना चाहते हैं फिर ना कि ये चलना शुरू हुआ, तो अभी तो चलने की कहानी शुरुआत हुई, ऐसा मानो क्या? आप जाके देख लीजिए, अब जाके देख लीजिए भाई, जब ये चलते हैं ये स्टॉक ऐसा नहीं कि डबल होके खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं अनुज से बता रहा था 2003 से 2008 भले वैसा मार्केट नहीं होगा, बट ये जो ट्रेंड्स होते हैं, जस्ट 10 साल अंडर परफॉर्म करते हैं, वो ट्रेंड जब चेंज होता है 6 महीने में खत्म नहीं होता। तो जो 10 साल की अंडर परफॉर्मेंस है वो 6 महीने में कैचअप नहीं होती। तो इसका जो सामने और जो दूसरी तरफ स्विंग होता है, भाई पेंडुलम होता है, अगर एक साइड इतना बढ़ेगा तो दूसरी साइड भी आप नहीं कहोगे कि पेंडुलम यहां तक आगे, बस यहां तक आगे वापस चला जाएगा, उसको उतना उस साइड भी तो कहानी की शुरुआत हुई है। आई वुड से कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटीज है, ये एक ट्रेंड्स है, यहां पे लीडरशिप दिख रही है। और देखिए मार्केट डायनामिक्स है, मार्केट डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं, बट मुझे 10 साल बाद ये सेक्टर्स में लीडरशिप दिख रही है। अच्छा, इस समय एक बहुत बड़ा वो कहते हैं टग ऑफ वॉर, रस्साकशी, जो स्केप्टिक्स हैं और दूसरा जमा है जो कह रहा है कि तो स्टॉक्स खरीदने के बेहतरीन मौके हैं। किस कैंप को हम बिलोंग कर रहे हैं? हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहां से अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम रहेगा, एक बेहतरीन मौके दे रहे हैं बाजार में खरीदारी करने के। साइड रखा जाए इस समय। देखिए, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। तो इस मार्केट में हर समय 2 कैंप रहेंगे, ये तो बाजार नहीं होगा। बट मुझे लग रहा है कि ग्लोबली, जब मैं ग्लोबल देखता हूं चार्ट्स, ग्लोबल ओवर पोजीशनिंग देखा हूं, अनुज भी देखता है, जो ओवरसोल्ड लेवल्स हैं, जो ऑप्शन का डेटा है, ये जो है 2008 का उतना बेरिशनेस है या 2020 उतना बेरिशनेस है। वी शेप रिवर्सल नहीं आ रहा क्योंकि लिक्विडिटी टाइट है। बट इस समय जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है इन्वेस्टर के लिए, कोई बॉटम नहीं जानता, कोई परफेक्शन नहीं जानता, बट एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है फॉर अ 3 ईयर इन्वेस्टर आई थिंक इज बहुत फेवरेबल है। बात यही है कि इस समय एक अच्छी चीज बोलने पे 2 बुरी चीजों का आएगा, बट द फैक्ट इज के ओके तो अतुल, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है मार्केट में, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको नॉर्मली हम सिर्फ एक टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा मार्केट को स्टडी करते हैं। एक आप फंड फ्लोज पे आप बहुत स्टडी करते हैं, पूरा हेज फंड्स वगैरह का डेटा। तो जो इंडियन मार्केट की ओनरशिप है वो हम धीरे धीरे एफआईआई से वापस रिटेल की तरफ आ रही है। करेक्ट। 2008 में मार्केट इतना इसलिए गिर गया था क्योंकि उतना, और 2008 के मुकाबले एफआईआई ने ज्यादा बेचा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट इतना नहीं गया। 2008 में 58% गिर गए थे, इस बार हम 18% ही गिरे, क्योंकि डोमेस्टिक ने उससे ज्यादा बाय कर लिया जितना एफआईआई ने बेचा। करेक्ट। तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्यों जो फॉरेन फंड्स हैं वो एक दिख रहा है एक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है? एक बेसिक रूल होता है कि आप आउट परफॉर्मिंग मार्केट के साथ रहिए, और क्यों लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? मतलब आपका क्या व्यू है? अनुज, जो है ना, इंडिया में जो फ्लोज आते हैं, ये इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट का एक सबसेट है, जहां पे हमारा वेटेज 8%, किसी के 9%, जो भी है। तो जो सेलिंग आती है वो ऐसा नहीं कि उनको इंडिया नापसंद है, उन सबको इंडिया पसंद है। आप इंडिविजुअली उनसे मिलिए, बात करिए, दे ऑल लाइक। बट क्या होता है जब एक बास्केट बेचना होता है, जैसे आपको निफ्टी बेचना है, ठीक है, आप निफ्टी के अगर आपके पास है तो आप निफ्टी के सब 50 स्टॉक बोलोगे। आप ऐसा नहीं कि मुझे रिलायंस पसंद है या इन्फोसिस पसंद है, आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इंडिया भी जो इमर्जिंग मार्केट बास्केट है उसमें एक स्टॉक है, तो उस हिसाब से उसकी सेलिंग आ जाती है। अगर आप देखिए डेटा, तो जो MSCI इमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स था उसका टॉप हुआ था अप्रैल ऑफ 21। अगर आप नेगेटिव एफआई फ्लोज देखिए, दे स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल ऑफ 21। तो जो एक
थीम जो है, एक जो जैसे सेक्टर के समझिए सबसे आउट ऑफ फेवर है इमर्जिंग मार्केट्स, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी इंडेक्स ग्लोबली। तो जब ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें सेलिंग आई है, इंडिया का 8 या 9% जो वेटेज है उतना बाय डिफॉल्ट सेलिंग आ जाता है। ऐसा नहीं उनको इंडिया नापसंद है, उनको इमर्जिंग मार्केट्स नापसंद है, तो इसीलिए वो शेयर आ रहा है। और मैं जैसे कह रहा हूं, आप मंथ टू मंथ कोरिलेशन देखिए, अब जाके देखिए MSCI EM का जो टॉप था अप्रैल ऑफ 21 था, अप्रैल ऑफ 21 से हमारा नेगेटिव फ्लोज आ रहा है, बिकॉज दैट इज अ सेल ऑफ दैट इज हैपनिंग इन EMs। और द ब्यूटी इज कि अगर जो डोमेस्टिक फ्लोज है जहां पे थोड़ा कमिटेड है SIP, आप ये देखिए कि जब वो फ्लो पॉजिटिव होगा तो तब ये एक डबल बैरल गन फायर हो सकती है, एंड दैट कुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए तो काम करते हैं अतुल, इसी अच्छे नोट पर आपको शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी भी जुड़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी साहब। राठी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, समय निकाला आपने, हैप्पी दिवाली आपको। और बताइए कैसा फील कर रहे हैं इस ऑस्पिशियस डे पर? हमारी मार्केट ने इतना आउट परफॉर्म किया है, इतना रिटर्न जनरेट करके दिया है लोगों को, आपको लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष जो है बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 सालों में पेंडेमिक के बाद एक ये बड़ा उत्साह भरा दिवाली इस बार है, लोगों में सब जगह उत्साह भरा हुआ है। मार्केट्स आपने देखा, शॉपिंग वगैरह बड़ी अच्छी हो रही है। मैं मार्केट के बारे में आप जैसे जानते हैं अक्सर ही पॉजिटिव रहता हूँ, परंतु लॉन्ग टर्म में आज भी मार्केट पॉजिटिव है। कई अच्छे फैक्टर्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने यहाँ की GDP ग्रोथ अभी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में अपना देश का नाम आ रहा है। अपने यहाँ टैक्स के कलेक्शंस इतने बढ़िया हो रहे हैं। चाइना फैक्टर के कारण डेफिनेटली इंडिया की पोजिशनिंग जो है एक्सपोर्ट के लिए गिने या फंड फ्लो के लिए इंप्रूव होती जा रही है। और सबसे बड़ा कारण है कि आज भी एज एन एसेट क्लास इक्विटी ही एक अच्छी एसेट क्लास है जो अच्छा रिटर्न दे रही है इंडिया में और देगी अगले कुछ सालों तक, क्योंकि बाकी जो एसेट क्लासेस हैं, डेट इंटरेस्ट रेट्स बड़ी कम है, रियल एस्टेट में पैसा जा नहीं रहा है। तो इन सबको मानते हुए पैसा आप देखिए SIP में अपने 14-15 हजार करोड़ रेगुलर आ रहा है और पैसा आ रहा है। और जैसे पिछले 1 साल में FIs ने इतना माल बेचा, उसके बावजूद भी अपने यहाँ मार्केट इतने नहीं गिरे। तो विदेश के मार्केट 15% गिर गए, अपने 2-3% ही गिरे। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रही है और ये आगे बरकरार रहेगी। यहाँ कोई नेगेटिव फैक्टर्स की बात कर लूं आपसे, क्योंकि ये नहीं है कि ग्लोबल में रेसेशन की बात हो रही है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण इक्विटी एलोकेशन FIs का कम होता जा रहा है। ऑयल प्राइस एक अपने यहाँ बड़ा अनसर्टेन फैक्टर है कि किधर जाएगी, और जब तक ये यूक्रेन के वॉर के जो जब तक खत्म नहीं होता है, या ये चाइना का जो ताइवान का फियर है, ये सब फियर मार्केट्स में हमेशा थोड़े प्रेशर रखेंगे, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं प्लस और माइनस पॉइंट दोनों गिन के, तो मेरा मानना है कि मार्केट पॉजिटिव दिशा में जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों राठी साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से सुना दिया आपको। यील्ड्स इशू, FIs के फ्लोज इशू और कच्चा तेल हमेशा से एक सरदर्द रहा है, पर नेट नेट मूड माहौल पॉजिटिव। राठी सर, गुड इवनिंग, शुभ दीपावली सर। अच्छा, हम लोग स्टैंड आउट करें राठी सर, ये सब दिक्कतें थी ईयर टिल डेट, हम लोग चर्चा ही कर रहे थे पिछले गेस्ट के साथ कि कैसे स्टैंड आउट करा। वो डीकपलिंग एक्चुअली टेस्टेड और प्रूवन कि हम डीकपल्ड हैं। ये आने वाला ये जो आज से संवत की शुरुआत हुई है, मान के चलो भारत बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और भी रेजिलिएंट नजर आएगा और अच्छे रिटर्न्स इसी बाजार में मिलने हैं। सही है, मैं आपसे बात से सहमत हूं कि अपने डीकपल होते जा रहे हैं और अपनी रेजिलियंस डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से मैक्रोज आर वेरी गुड। तो इसलिए अपनी पोजीशन दुनिया के मुकाबले डेफिनेटली अच्छी रहेगी। आज भी इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, जनरली जो फंड मैनेजर्स हैं, ग्लोबल फंड मैनेजर्स,
उनका आज भी मानना है कि भाई इंडिया की आपकी वैल्यूएशन आर वेरी हाई कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। परंतु ये भी मानना चाहिए कि साथ में हाई है भी उसका कारण है। आज इतने अर्निंग्स ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इससे पॉजिटिव कारण। और अगर एफआईएस का पैसा और थोड़ा आने लगेगा तो ये मार्केट और तेजी से जल्दी से भी बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही आपने राठी साहब। एक चीज जो बहुत क्लियर हो गई है कि एक लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि एफआई की सेलिंग जितनी हुई उससे ज्यादा डोमेस्टिक ने एब्जॉर्ब कर ली, इतना बड़ा इक्विटी कल्ट। लेकिन डर लगता है कई बार कि कहीं वो जो पिछली बार होता था कहीं ऐसे ही तो दोबारा नहीं होगा, कहीं रिटेल वापस इस बार हाई पे तो नहीं ले रहा है। इस बार लग रहा है कि कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार रिटेल ने अच्छा पैसा बनाया है मार्केट में, हर करेक्शन में उन्होंने बाय किया और हर करेक्शन में उनको अच्छा मौका मिला है। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट इसलिए भी है कि आप अगर देखें कि कहाँ दूसरी जगह पैसा कहाँ लगा है। आज अगर एसेट क्लासेस के तरफ ध्यान दें तो रियल एस्टेट में आज भी ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट पहले से इंप्रूव हुआ है, परंतु ये कई सालों तक कंज्यूमर मार्केट रहेगा, बायर जो उनको सेल्फ यूज के लिए चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट मार्केट अभी भी कई सालों तक नहीं लगता है कि जिस तरह का रिटर्न दे पाएगा। डेट में मार्केट में आपने देखिए इंटरेस्ट रेट्स में, गोल्ड आप देखिए कितना इवन प्रेशर में है। तो इसलिए आज की तारीख में एक अब जो पिछले 2 साल पैंडेमिक में जो लोगों का समझ आई इक्विटी मार्केट के बारे में, जिस तरह के नंबर ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, तो और उनकी समझ इंप्रूव हुई है। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू, आप लोग बराबर एजुकेट करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सब चलते हुए मुझे लगता है कि अभी इक्विटी मार्केट में एलोकेशन कम होने की संभावना नहीं लगती मुझे, बल्कि बढ़ेगा ही जाके। मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा यह है कि जैसे जैसे शुरू में इन्वेस्टर बड़ा हेजिटेट करता है थोड़ा एलोकेशन इक्विटी करने में, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-5 साल में जैसे जैसे वो इसका एडवांटेज देखता है, उसका अट्रैक्शन डेफिनेटली इसमें बढ़ जाता है। एंड पार्ट ऑफ द उसका जो वॉलेट शेयर ऑफ वॉलेट है वो इक्विटी में बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, फंड्स फ्लो विल कंटिन्यू। अब जो फंड फ्लो कंटिन्यू करेंगे तो नेचुरली मार्केट में आज ऐसा नहीं कि आज पी मल्टीपल इज एट द हाईएस्ट लेवल, ओके, यस, इससे ज्यादा हाई लेवल पे भी गए हैं। तो पी मल्टीपल में भी क्योंकि ग्रोथ ज्यादा है वो भी अच्छे रहेंगे। कोई गेस्ट नहीं है, तो मेरा मानना ओवरऑल मार्केट विल डू वेल। ओके, चलिए राठी साहब एक काम करते हैं, फिर इसी ऑस्पिशियस नोट पर आपको शुक्रिया बोलते हैं और शुभ दीपावली वापस आपको, और नया संवाद आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए अच्छा रहे, यही हमारी कामना रहेगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, आपको सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू। चलिए एक बाजार मार्केट पर एक स्टेटस चेक ले लेते हैं आशीष, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है तो थोड़ा सा मार्केट हल्का हुआ है, जो नॉर्मली एक मुहूर्त वाला। अच्छा, कैश मार्केट का टर्नओवर देखिए आज, एनएससी कैश मार्केट का टर्नओवर 10,670 करोड़। ये मतलब और जबकि इसमें आज इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं मतलब हर साल मोहर ट्रेडिंग मतलब में पार्टिसिपेट करता आया हूँ एज एंकर पिछले 20 साल से। इतना वॉल्यूम मैंने नहीं देखा मुहूर्त वाले दिन। 10,000 करोड़ मैसिव वॉल्यूम है ये आशीष। ये मतलब इतना वॉल्यूम एक घंटे में एक्सपायरी वाले दिन होता है जितना आज एनएससी का कैश मार्केट में वॉल्यूम हो रहा है। तो ये आपको एक बता रहा है कि जो हमारी जो रिटेल पावर है, क्या जबरदस्त रिटेल पावर है इस समय, इसने सबको ट्रम्प किया है। और इसके लिए इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमको सिर्फ कुछ एक कहते हैं वो गलत कदम नहीं उठाना है, कोई पॉलिसी मिस्टेक नहीं करनी है बड़ी, बाकी तो हमारी जो खुद की डेमोग्राफी है ना, और डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी, इंडिया का एक इस समय जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है, यंग डेमोक्रेसी, यंग डेमोग्राफी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये 2 फैक्टर आप मिला दीजिए। जितनी भी आप पिछली एक हिस्टोरिकल रैलीज देख लीजिए स्टॉक मार्केट्स में, चाहे वो अमेरिका की रैली थी, चाहे वो जापान की रैली थी, चाहे कोई भी बड़ी रैली थी, जो सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन आता है वो तब आता है जब एक यंग डेमोग्राफी होती है और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती है। वो दोनों के दोनों इंडिया में है इसलिए, और इसीलिए अगर पिछले 15 साल में मार्केट ने इतना रिटर्न दिया है तो जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी तो वो मौका मिलेगा। तो वो मेरे ख्याल से अगले 15 साल के लिए भी आपको वही मुंह मिलेगा। बढ़िया है भाई। और इस बीच manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ते हुए। मानस, गुड इवनिंग, शुभ दीपावली। कैसा चल रहा है लखनऊ में सेलिब्रेशन? गुड इवनिंग आशीष जी, गुड इवनिंग अनुज जी, और आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं।
देखिए इस बार तो थोड़ा डिफरेंट माहौल है। पिछले 3-4 साल से इस तरह का दीपावली हम लोग नहीं मनाई जिस तरह इस बार हम लोगों ने मनाई, तो काफी जोश है और माहौल बहुत अच्छा है। तो लखनऊ में भी बहुत ही अच्छे से दीपावली बन रही है। आज सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। मैं पूछ रहा था क्या लिया मुहूर्त में आज? तो देखिए स्टॉक की बात करिए तो वो वही स्टॉक है जो मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैंने बात की थी, और वो स्टॉक है एमसीएक्स का। एमसीएक्स ने ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज एक फाइनली एमसीएक्स ने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। मेरा समझना यह है कि चाहे बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करिए या पोजिशनल बात करिए, दोनों नजरिए से एमसीएक्स काफी बेहतरीन लग रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1340 के नीचे के रहेंगे और ऊपर की तरफ टारगेट 1450 के आसपास के रहेंगे। ठीक है, तो 155 पॉइंट इस समय निफ्टी ऊपर है और करीब 528 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। एक काम करते हैं, एनएससी के जो नए एमडी और सीईओ हैं आशीष चौहान जी, जिन्होंने अभी अभी एनएससी की कमान संभाली है। आशीष बीएससी में जबरदस्त काम किया था उन्होंने, और अब लोगों को उम्मीद है कि एनएससी में भी एग्जैक्टली वो उसी हिसाब से काम करेंगे। और सबसे ज्यादा उम्मीद तो है कि सबसे पहले तो एनएससी की जो वेबसाइट है उसको सुधारेंगे, क्योंकि आज की डेट में भी हम बीएससी पे जाते हैं। देखिए मतलब जिसको भी जाना है बीएससी की वेबसाइट पे जाता है, तो थोड़ा सा एनएससी की वेबसाइट पे काम करें, वो भी एक लोगों की एक्सपेक्टेशन। लेकिन पहले सुन लेते हैं उनका क्या कहना है नए संवत के लिए। सीएमबीजी आवाज के सभी दर्शकों को एनएससी की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली के पर्व की और हिंदू नए साल के पर्व की शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है, भारत आज एक प्रगति के पंथ पर चल रहा है। आज हम अपना अमृत काल एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले 25 साल में जब भारत की आजादी के 100 साल पूर्ण होंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि भारत एक विकसित देश से लेकर के विकासशील देश से लेकर के विकसित देश बन चुका होगा, और उसके लिए सभी को सोच समझ के निवेश करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सोच समझकर निवेश करिए शेयर बाजार में। लाइए जरा कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स। एचयूएल की हम लोग चर्चा करते हैं, खराब नंबर्स। एक तरफ एचयूएल लगे डायरेक्टर साहब, दूसरी तरफ लेकर आइए नेस्ले। एक टॉप लूजर है निफ्टी का तो दूसरा टॉप गेनर बन गया है निफ्टी का। एंड नेस्ले अब इस समय 3.25% के उछाल के साथ, एक 3% गिरा हुआ है एचयूएल, और नेस्ले 3% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय। पालिया साहब जरा नेस्ले देखिएगा, आज फॉर्म में आ गया है जब एफएमसीजी को लेकर वीकनेस है। बिल्कुल आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अब अपने सितंबर के हाई को क्रॉस किया है, हमें लगता है ये काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि अब स्टॉक अगर 20,700 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसके 21,300 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है वीकली सेटअप पे, और जो फॉर्मेशन बन रहा है ये दिखाता है कि कंटिन्यूएशन में ये रैली यहाँ पे 21,200 21,300 की तरफ स्टॉक को बिल्कुल लेके जा सकती है। 21,200 21,300 की तरफ नेस्ले जा सकता है। और लीवर इस समय महेश, आपका क्या व्यू है दोनों को एक साथ जरा रखते हैं, नेस्ले और लीवर? लीवर ने एक्चुअली काफी आउट परफॉर्म किया, लेकिन ये पिछले 1-2 महीने में ये बात भी क्लियर है कि पोजीशनिंग काफी थी, तो इस डिक्लाइन में बाय करेंगे लीवर? नहीं, इनफैक्ट मैं पॉलिया जी के साथ रहूंगा। तो आई थिंक अगर नंबर्स का कंपैरिजन करें तो आई थिंक थोड़े निराशजनक नतीजे जरूर हैं एचयूएल के, और उनकी कमेंट्री भी थोड़ी कॉशियस रही है। एक डिफरेंशिएशन फैक्टर बहुत क्लियर जो आता है, नेस्ले इज मोर अर्बन कंजम्पशन स्टोरी। तो अगर रूरल स्लोडाउन आ जाएगा तो शायद एचयूएल एंड अदर पियर्स माइट गेट हिट मोर देन नेस्ले, क्योंकि नेस्ले का जो एक वॉल्यूम इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ अर्बन कंजम्पशन, ये शायद बरकरार रहे। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डायनामिक्स इटसेल्फ, आई थिंक जो कॉस्ट पास थ्रू हुआ है that will be applicable for the entire sector as a whole, but I think जो added benefits आते हैं in terms of passing it through for the product that Nestle makes, I think जो baby products है, chocolates है, और वहां पे थोड़ा एक deflationary impact भी देखा गया है। तो I think margins में एक अच्छा खासा stability आ सकता है। और तीसरा जो ओनिल मेथोडोलॉजी, I think 20,600 के आसपास नेस्ले का एक बहुत की पिवट लेवल था, जैसे पालविया जी ने कहा, आई थिंक दैट हैज गॉट क्रॉस्ड राइट नाउ। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम नेस्ले का कंटिन्यू रहेगा कंपेयर टू एचयूएल। एक बात ये, अच्छा इस वीक जेएसडब्ल्यू स्टील के पे कीजिएगा, माने जरा चार्ट क्विकली देखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स खराब थे, पर कहा जा रहा है जो एडिशनल कॉस्ट थी जो रिड्यूस हो रही थी वो एक्चुअल इंपैक्ट सब्सिक्वेंट क्वार्टर में, रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी,
कम पेस में और स्टील की कीमतें ज्यादा गिर गई, इसीलिए नंबर खराब थे। लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, हालात पटरी पे। दिन के हाईज पर, दिन के क्या सेशन के हाईज पर जेएसडब्ल्यू स्टील मानस कैसा स्टैक्ड अप चार्ट्स पे, खराब नंबर से इस तरह का परफॉर्मेंस है। देखिए, एक पॉजिटिव चीज है कि पिछले मंथ के लोज को स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया, जब गिरावट देखने को मिली अभी कुछ दिन पहले। कल भी लास्ट सेशन में भी हमने गिरावट देखी, फिर भी 615 के लेवल्स को स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया। तो मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 610 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल 645 के ऊपर रहेगी। जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तभी फ्रेश खरीदारी करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर 17,740, करीब करीब 17,800। अनलेस कुछ बहुत बड़ा मेजर ग्लोबली हो जाए, कल सुबह आपको 17,800 स्क्रीन पर दिख जाना चाहिए। बैंक निफ्टी 41,362 अपने ऑल टाइम हाई से काफी करीब। और जो शेयर आज चले इस समय निफ्टी में, वो चले आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक। क्या सब में कॉमनलिटी है? सारे के सारे डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं। ऑन डाउन साइड पर सिर्फ लीवर रहा जो कि 3% नीचे था, और कोटक भी थोड़ा नीचे था। एक्चुअली कोटक भी करीब करीब 0.5% के करीब नीचे था। लेकिन और क्या स्पॉट किया आशीष आपने क्लोजिंग में? बढ़िया रहा मुहूर्त का सेशन, कल्मिनेट होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। हमने मोटा मोटी वो 50 गैप अप के साथ शुरुआत, वो 50 पॉइंट के गैप की रेंज रही पूरे 1 घंटे की, और हमने वो रेंज इंटैक्ट ही रखी। 17,740 के आसपास ये सेशन कल्मिनेट होता हुआ 162 अंक की मजबूती है। निफ्टी बैंक 172, अच्छे नंबर्स, 1.5% की मजबूती निफ्टी बैंक पे इस समय आपको नजर आएगी। 41,360 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक के सेशन की समाप्ति होती हुई। ब्रेथ पूरे सेशन, वैसे आमतौर पे आज का सेशन बुरा नहीं रहा। हिस्टोरिकली होता यह था कि मुहूर्त का सेशन बढ़िया गैप अप और वो गैप सस्टेन नहीं होता था। आज हमने मोटा मोटी उस गैप को सस्टेन करा। ब्रेथ फाइनली 5:1, 4:1 एडवांसेस के फेवर में। जितने शेयर ट्रेड हुए 80-85% शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, 3 स्टॉक्स लाल में, 47 इन द ग्रीन। HUL अपने खराब नंबर्स पर, कोटक के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, पोजीशनिंग ऐसी होगी कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मन। HDFC लाइफ सल्व करता हुआ, अदरवाइज चौतरफा खरीदारी। और ICICI बैंक सबसे बढ़िया परसेंटेज मूवर, 3% का उछाल, बेहतरीन नंबर्स। और HDFC बैंक से कई पैरामीटर्स पे बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखा दी है इसने। ये बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट क्वार्टर था संदीप बख्शी के अंदर इस बैंक ने जब आउट परफॉर्मेंस दिखाया। नेस्ले हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज अच्छा मूव बनाया नेस्ले ने, 2.5% का उछाल। SBI बैंकिंग में चौतरफा लाजली खरीदारी। HDFC बैंक मजबूत। HDFC लिमिटेड जिसकी बात दीवान साहब कर भी रहे थे कि ज्यादा प्रिफर्ड प्ले हो सकता है, दोनों में अच्छी मजबूती देखने को मिली। लार्सन एंड टूब्रो जो मयूरेश की प्रिफर्ड पिक थी, सूरी साहब कह रहे थे कि कैपिटल गुड्स 10 साल से थका हुआ था, अब चलना शुरू हुआ है, कैपिटल गुड्स पसंद आ रहा है, लीजिए लार्सन एंड टूब्रो। दिन भर वो मोमेंटम इंटैक्ट, 0.25% के आसपास का उछाल L&T में। और अब तो मेरे ख्याल से पोस्ट एडजस्टमेंट भाव नजर आएंगे आपको आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी में 17,730 के जोन्स, 155 अंक मजबूत। इस समय यूएस के फ्यूचर्स मैं अभी चेक कर रहा था, मजबूती और तूल पकड़ती हुई। हम डाइजेस्ट करके क्या जा रहे हैं, डाउ में 376 पॉइंट्स का उछाल, S&P में 30 अंक और नैस्डैक 18-19 अंक की मजबूती, यानी कि फ्लैट से लेकर 1.25% का उछाल यूएस के फ्यूचर्स में, ये फ्राइडे के अपटिक्स के ऊपर। तो बढ़िया संकेत आते हुए यूएस से, बढ़िया संकेत है यूरोप से, जहां पर ऋषि सुनाक, मेरे को अभी अपडेट आया है 28 तारीख को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो वहां से वो अपडेट आ चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है। अगले 10 डाउनिंग स्ट्रीट के रेजिडेंट जो होंगे वो ऋषि सुनाक साहब होने वाले हैं। ये कहानी क्लियर होती हुई। अच्छा, क्विकली कुछ और वायदा बाजार के स्टॉक्स पहले बता दूं, उसके बाद बाकी के अपडेट्स। MCX जो मानस अभी चर्चा कर रहे थे, अपने नंबर्स के बाद 5.5% वायदा का टॉप गेनर बना है। BHEL वीडियो देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो उनके लिए 0.25% मजबूत BHEL मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा।
इवन डेल्टा का आज ट्रेडिंग सेशन में मजबूत। यूएसएल अपने नंबर्स कमजोर थे, एक्सपेक्टेशन कमजोर की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम कमजोर हुए वो नंबर्स, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% उछाल और दिन के हाईस पर, ये मेरे ख्याल से कुछ रब ऑफ भी आ रहा है, ये यूके से खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए। खैर, ये कंटिन्यूस कवरेज बातचीत कल सुबह हम लोग फिर से लेकर आएंगे। मंगलवार का दिन होगा एक सेशन कंटिन्यूस ट्रेडिंग का, उसके बाद ध्यान रखिएगा वेडनेसडे छुट्टी है, और उसके बाद जब हम थर्सडे को लौटेंगे तो मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। लेकिन बाजार के मूड और अगले साल की उम्मीदों पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीआईओ एस नरेन से एक खास बातचीत थी, उसका एक अंश देखिए।